वी हैव डन विद डाइल्यूट H2SO4 वाले हो गए थे, राइट? नाउ वी हैव टू डू विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, है ना, तो आपको ये पता है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूट से हमें नहीं मिली गैस, तो अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, राइट, तो अगर हमें लेट्स से कलरलेस गैस मिल रही with pungent smell, then it could be HCl। अगर ये रेडिश ब्राउन गैस देखने को मिली हमें विद pungent smell, तो रेडिश ब्राउन से ही समझ में आ जाएगा कि ये Br2 हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। इस पे आगे हम आगे जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस, अगर वॉयलेट कलर मिला, वॉयलेट वेपर्स मिली which turns starch paper, इस पे बाद में जाएंगे। तो वॉयलेट मिली तो I2 वेपर्स हो सकती है। तो ब्राउन रेडिश ब्राउन है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर ये ब्राउन मिली NO2 हो सकती है। सो वी विल बी सीइंग कि इसके अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, राइट। एंड अगर हमें कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिली तो ये दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सिलेट आयन C2O4 -। सो विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। अब इनकी डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट, थोड़ा सा इसमें MnO2 भी डाल देते हैं। MnO2 is a MnO2 is going to be oxidizing agent which is going to convert into Mn2+ और इनको ऑक्सीडाइज करेगा। तो Cl- पॉसिबल आयन Cl- से Cl2 बन जाएगा। तो ग्रीनिश येलो अगर हमें फ्यूम्स दिखने लग गई तो Cl2 के चांसेस हो जाएंगे, राइट। इंटेंसिटी ऑफ रेडिश ब्राउन इंक्रीज ऑन हीटिंग विद MnO2, सॉलिड MnO2। तो अगर ये सॉलिड MnO2 पे इसकी डेंसिटी और बढ़ गई, इंटेंसिटी और बढ़ गई, देन इट कुड बी Br-। सिमिलरली अगर MnO2 डाल रहे हैं और SI है ना, यहाँ पे आयोडीन की वेपर डेंस हो गई, देन वी आर गोइंग टू से दिस इज गोइंग टू बी I2, ठीक है। तो ये 3 MnO2 से हम समझ सकते हैं। नाइट्राइट आयन मतलब नाइट्रेट नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट आयन जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ कराई, कॉपर टर्निंग का मतलब क्या है, कॉपर की जैसे मेटल है, मेटल से बहुत छोटे छोटे वायर्स टाइप के आपने है ना छील के निकाले हुए हैं, लेट्स से टर्निंग्स या टुकड़े छोटे छोटे, इनको कॉपर को डाला तो कॉपर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ये कॉपर ऑक्सीडाइज होकर CO2+ में बन जाएगा। CO2+ इज गोइंग टू हैव ब्लू कलर, ठीक है। तो ये NO2 इज गोइंग टू कंफर्म कि ये नाइट्रेट आयन है यहाँ पे, राइट। और ऑक्सिलेट के साथ क्या होता है, ऑक्सिलेट के साथ आप बोल सकते हो कि ये that is converting into CaC2O4, ये कंफर्मेशन के लिए आगे आएगा। then it is going to convert into calcium oxalate which is precipitate white PPT, तो white PPT बना सकता है, ठीक है। बाकी फिर ये CO गैस के लिए यहाँ पे दे रखा है कि जो ये CO गैस होती है वो अगर बर्न होती है then it burns with blue flame, right, CO gas, but confirmatory test you are going to get from कैल्शियम ऑक्सीडेट अगर बनेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट। कुछ और रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे आपने AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया तो ये AgCl बना लेगा व्हाइट, है ना, AgBr पेल येलो, AgI है ना डार्क येलो, दैट इज आल्सो गोइंग टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दीस आयंस, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है, लेट्स से देखते हैं। इसमें एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी आता है, यू विल सी दैट पार्ट आल्सो, दैट कमिंग फ्रॉम आयनिक हैलाइड्स, आयनिक क्लोराइड्स, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी द रिएक्शन रादर देन दिस थ्योरी, डायरेक्टली रिएक्शंस पे जाते हैं। ये उन्होंने वही लिखी है जो है ना, व्हाट यू नीड टू डू, पहले आपने सॉल्ट लिया, फिर उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड लिख डाल दिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, है ना, हीट द रिएक्शन मिक्सचर, ग्रीनिश येलो है ना क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच इज डिटेक्टेड बाय पंजेंट ऑर्डर एंड ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो ये सब बातें हम यहाँ रिएक्शन से ही देख सकते हैं, राइट। पहला यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे Cl- प्रेजेंट है
आपने एसिड डाला H2SO4, व्हाट इज गोइंग टू डू, H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा, HCl बन जाएगा। अब ये जो HCl गैस है ये कैसे कंफर्म होगी, अमोनिया की अगर आप, है ना, एक अमोनिया में डिप करके आप पेपर लाओ या कुछ पेन लाओ तो वाइट डेंस फ्यूम्स बनेगी NH4Cl की, राइट। तो ये HCl और NH3 दो, दिस इज गोइंग टू फॉर्म NH4Cl, वाइट फ्यूम्स। लेट्स से अगर AgNO3 में अगर आप डिप करके लेके आते हो ग्लास रॉड और इसके, है ना, मुंह पे लगाते हो यहाँ पे, क्योंकि ये HCl गैस निकल रही है, तो आपको थोड़ा वाइट PPT टाइप का ऐसा, है ना, थोड़ा ग्लास रॉड पे चिपका हुआ मिलेगा, which is due to AgCl. So this could be, let's say, है ना, just giving you some indication कि यहाँ Cl माइनस हो सकता है। अब अगर MnO2 के साथ रिएक्शन करा दोगे, राइट, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब HCl की जगह क्या बनेगा, Cl माइनस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू Cl2, सो ग्रीनिश येलो, है ना, कैश इवॉल्व। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई Cl माइनस हो सकता है। सॉल्व सॉल्यूशन को AgNO3 में डाला, अगर NaCl है तो, और हम कैसे देख सकते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है दैट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, एंड दैट इज शोन बाय आयनिक सॉल्ट्स, है ना, शोन बाय आयनिक सॉल्ट्स, और यू कैन से जहाँ पे ये मतलब S ब्लॉक के साथ जुड़ा हो, मतलब जिसमें जो जल्दी से टूट जाए। सो PbCl2 ऐसे जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, PbCl2, Hg2Cl2, AgCl, जिनका आयनाइज नहीं होता है, दोज आर नॉट गोइंग टू शो, है ना, दोज आर नॉट गोइंग टू शो दिस टेस्ट, नॉट शोन बाय Pb2 plus Hg2 plus Hg2 2 plus, है ना, Al, सॉरी, Ag, है ना, प्लस इन सब के कारण नहीं होगा, एक्सेट्रा, है ना, नोट शॉन बाय। होता क्या है इसमें, सो क्लियरली दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 Cl minus, H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl, ये बना रहा है, ठीक है। तो mix a little amount of salt with the equal amount of potassium dichromate in test tube, add concentrated H2SO4 to it, heat the test tube and pass the evolved gas through sodium hydroxide solution। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ये, है ना, इसको हमने NaOH के साथ पास किया, तो क्या होगा, ये जो क्रोमिल क्लोराइड है NaOH के साथ मिलके Na2CrO4 बना देगा, क्रोमेट आयन, है ना। ये ऑलरेडी प्लस ओवर ईयर, ये +6 में ही है अभी भी, ठीक है, NaCl के साथ, राइट। अभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुई, +6 इज रिमेनिंग +6, ठीक है, और ये Na2CrO4 बन गया। नाउ, है ना, Na2CrO4 जब ये बना, राइट, फिर इसको हमने जो है पास करा दिया लेड एसीटेट से, जस्ट टू कंफर्म, राइट। लेड एसीटेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लेड क्रोमेट, ठीक है, लेड एसीटेट सॉल्युबल होता है, अगर लेड क्रोमेट बन गया तो ये येलो PPT दे देगा, ठीक है। तो ये येलो PPT क्या कंफर्म कर देगा कि दैट इज, राइट, ओवर ईयर ये यहाँ पे Cl माइनस है, क्योंकि ये पहले क्रोमिल क्लोराइड में गया और फिर इससे क्रोमेट आयन, और क्रोमेट आयन से PbCrO4, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि Cl माइनस जो है वो K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। KMnO4 उसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता था वो आता था 1.33 K2Cr2O7 का,
रिमेम्बर, और इसका आता था 1.36, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हुई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली। ठीक है, तो ये +6 से +6 में रहा, एंड ओके दिस इज गोइंग टू फॉर्म। इसमें ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो CrO4 2- है, इसमें अगर H2O2 मिला देंगे, then this is going to convert into, है ना, CrO5 which is बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना, ये बटरफ्लाई CrO5 अनस्टेबल होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर which is stable in amyl alcohol, which is stable in amyl alcohol। amyl alcohol का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन का एल्कोहल, C5H12OH, है ना ये। तो ये अच्छा, ये स्ट्रक्चर, इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5, सो CrO5 नहीं, प्लेनर तो नहीं होगा ये, दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्लेनर। ठीक है, एक प्लेन में ये नहीं होंगे डबल बॉन्ड और ये सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात है वो ये है, अमाइल अल्कोहल क्या होता है, अमाइल अल्कोहल इज एनी अल्कोहल व्हिच इज हैविंग 5 कार्बन। ठीक है, ये अमाइल अल्कोहल में स्टेबल रहता है ये, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू Cr3+, ये डिसोसिएट भी हो जाता है Cr3+ में, है ना। ये बात वही बात लिखी हुई, डिसॉल्व इन अमाइल अल्कोहल टू गिव ब्लू कलर, बट ये बहुत स्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट वेरी स्टेबल, लेटर ऑन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Cr3+, तो वो ब्लू कलर फिर धीरे धीरे चला जाएगा। अब देख लो ब्रोमाइड टेस्ट, Br- H2SO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पे HCl गैस बनी, बट इट इज, है ना, लिटिल बिट एबल टू ऑक्सीडाइज Br- टू Br2, और यही वेपर्स और इंटेंस हो गई अगर ये MnO2 के साथ लग गया तो, है ना, तो ये Br2, इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। ठीक है, लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट में क्या करते हैं, 2 लेयर, मतलब ये जो NaCl NaBr है सॉल्यूशन में है, ठीक है, पानी के साथ वाटर है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक सॉल्वेंट डालोगे ऐसा कुछ, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म, और इसमें इसके साथ डालोगे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगी, वो सरफेस पे जो Br- होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, किसमें, Br2 में। तो ये जो Br2 बनेगा उसके कारण यहाँ पे 2 इंटरफेस के बीच में कलर आने लग जाएगा, है ना, ऑरेंज ब्राउन कलरेशन इन ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, तो ये Br2 बनी, Br2 जो है वो डिसॉल्व हो गई इस लेयर में, तो इस तरह से कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। ये सेम टेस्ट आप आयोडाइड के साथ भी कर सकते हो, वॉयलेट कलर आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि I- है। ठीक है, फिर NaBr AgNO3, तो AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसमें AgI और AgBr में क्या डिफरेंस होता है, दोनों येलो दिखते हैं, है ना, पेल येलो, येलो टाइप। तो AgBr जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे AgCl डिसॉल्व हो जाता है ना, AgCl जैसे डिसॉल्व हो जाता है वैसे, बट AgI डज नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से फिर भी मतलब थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा, राइट, बट इट विल नॉट डिसॉल्व, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि AgI कौन सा है और AgBr कौन सा है। ठीक है, आयोडाइड के तो बहुत टेस्ट है, I- आपको पता ही है,
राइट, हमने हाइड्रोमेट्री पढ़ी हुई है, तो कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आयोडीन H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसीलिए शायद यही एक रीजन है कि हम बोलते हैं कि HI और HBr वी कैन नॉट फॉर्म ना। H2SO4 की रिएक्शन NaCl से करेंगे तो HCl बन जाएगा, बट HI HBr कैन नॉट बी फॉर्म बाय दिस मेथड। ठीक है, नहीं कोई ट्रिक नहीं है, देयर इज नो ट्रिक, जस्ट लॉजिक यू हैव टू रिमेम्बर, है ना, कि ये Br माइनस AgBr, इसका ये डिसॉल्व हो जाएगा अमोनियम उसके साथ, AgI नहीं होगा, KSP वैल्यू बहुत कम है। एनीवे, ये जो I2 गैस निकली आपकी वॉयलेट कलर की, और कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्च सॉल्यूशन से पास कर देते हैं, कर देंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, I2 इन स्टार्च ब्लू कलर देगा, राइट। अब देख लो यहाँ पे MnO2 से रिएक्शन हो रही है, I2 बन जा रहा है, फिर वही है लेयर टेस्ट NaICl2। ठीक है, AgNO3 के साथ AgI बनाया, विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो नॉर्मल, ये मतलब अब ये तीनों टेस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं। MnO2 डालेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, Ag डालेंगे तो उससे आपको प्रेसिपिटेट बदल जाएंगे, राइट। ठीक है, इसके अलावा ये लेयर टेस्ट वगैरह हो गए, तो 2-4 टेस्ट और हैं, बाकी सिमिलर ही है। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में क्या किया हमने, HNO3 बन गया यहाँ से, है ना, H2SO4 की रिएक्शन होगी NaX से, तो यह बनेगा HNO3 बन जाएगा। दिस NO3, हाँ इसका ब्राउन रिंग टेस्ट आता है इसमें, दैट इज करेक्ट, इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट है। नाउ दिस HNO3 जो है वो आपको NO2 गैस दे रहा है ना, लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड देन हीटेड, एंड अगर हम हीट कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉल्ट विद फ्यू कॉपर टर्निंग, और अगर इसकी रिएक्शन है ना HNO3 की, एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, ये HNO3 लिखा हुआ है, HNO3 की रिएक्शन कॉपर के साथ करा दी, तो ये Cu2+ बन गया, जिसके कारण आपको ब्लू कलर दिखने लग जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये HNO3 की रिएक्शन H2 कॉपर से हो गई, तो कॉपर 2+ में आ गया, और ये NO जो है वो रिड्यूस हो गया, मतलब HNO3 रिड्यूस हो गया। ठीक है, दूसरा है इसका लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट में हमने क्या किया था, नाइट्रेट आयन Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, Fe के साथ रिएक्ट करके फेरस से फेरिक बनाया। नाउ दिस फेरस लेट्स से सल्फेट, और ये खुद किस में कन्वर्ट हुआ, HNO3 NO में कन्वर्ट हुआ। ये जो है NO FeSO4 के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनाता है, ब्राउन कलर, विच इज लेयर टेस्ट, सॉरी ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट। आगे ऑक्सलेट एसिड या उसके सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है, तो ये ब्रेक होने लग जाता है, और ये किसमें ब्रेक होता है, जैसे CO2 और CO में। ठीक है, अगर ये CO जो भी निकलने वाली गैस है, CO2 तो नॉन मतलब इन इज नॉट गोइंग टू बर्न, है ना, इनफ्लेमेबल गैस है, राइट। तो मतलब नॉन फ्लेमेबल गैस है, राइट। CO जो है वो आपकी बर्न होगी, CO is going to burn and that is going to burn with blue flame, then we can say कि हाँ भाई कॉपर हो सकता है। The test is going to come when you are going to convert, है ना, CaCl2 डालो है इसमें Na2C2O4 में, अगर ये CaC2O4 का white precipitate बना ले, then you are going to say okay oxalate confirm है। KMnO4 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, ये हमने रिडॉक्स में देखा है, KMnO4 प्लस C2O4 2-, ये क्या करेगा, KMnO4 को रिड्यूस कर देगा, राइट, Mn2+ में, और ये खुद CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो निकलने वाली गैस है उसको अगर आपने फिर से पास करा दिया CaCO3 में, राइट, तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये मिल्की कलर बनाया है, मिल्की कलर बनाया तो, राइट, आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये CO2 बनी होगी, CO2 ये इससे रिएक्शन से हुई होगी। ठीक है, पास द गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म।
सल्फेट एंड फॉस्फेट टेस्ट, इनको भी डायरेक्टली याद है। सल्फेट टेस्ट में आपको याद रखना है BaSO4, ठीक है। आपने पहले सोडियम लेट्स से एक्सट्रैक्ट एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसमें, या सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने BaCl2 डाल दिया, तो ये कंफर्म करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 होता है। तो कलर और ऑफ प्रेसिपिटेट याद रखने हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेड एसिडेट डाल दिया विच इज सॉल्युबल, लेड सल्फेट बन गया तो PbSO4 आ गया, ठीक, राइट। फॉस्फेट का आपको याद होगा शायद, फॉस्फोरस का लेट्स डिटेक्शन, इसमें कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना, फॉस्फो अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट के साथ, राइट। बस वही इसका टेस्ट है, राइट। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका जो फॉस्फेट आयन है इसकी अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन हो रही है, जिससे अमोनियम मोलिब्डेट से, और अगर ये फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट बना रहा है, मतलब अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, ठीक है, और कैनरी येलो आ रहा है, देन इट इज गोइंग टू कंफर्म कि फॉस्फेट प्रेजेंट है। ये तो गए हमारे बचे हुए टेस्ट हैं। तो प्रेसिपिटेट याद रखो कैसे बन रहे हैं और क्या किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब आते हैं बात टाइम पे, ये तो ये हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, बोरेक्स वीट टेस्ट वगैरह है ना, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट कैविटी टेस्ट। तो ये आप पढ़ लेना, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सब, ठीक है। कहाँ से चलते हैं, ग्रुप एनालिसिस। तो उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है अमोनियम आयन। अगर कोई भी आपको सॉल्ट दे रखा है और वो अमोनिया का है, तो आप सबसे पहले उसको थोड़ा हीट करके देखें। हीट करने से अगर अमोनिया की स्मेल आ रही है, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अमोनियम आयन हो सकता है। फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करने हैं, उसको NaOH के साथ डालो, कोई भी अमोनियम आयन जो भी NH4Cl जैसे मान लो, इसकी NaOH से रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये NH4Cl इज नथिंग बट NH3 + HCl। तो ये जो HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, और आपको क्या मिलेगा, अमोनिया। तो अमोनिया गैस इज गोइंग टू कम आउट, उससे स्मेल भी पता चल जाएगी। क्या करेंगे और कैसे कंफर्म करेंगे, HCl की एक ड्रॉप मतलब डिप्ड जो है रॉड ले आऊं, है ना, वो इसके मुंह पे लगा दो। Bring a glass rod dipped in hydrochloric acid near the mouth of test tube. White fumes are observed. तो NH4Cl की white fumes मिल जाएंगी, ठीक है। ये सिमिलर रिएक्शन हमने Cl- के केस में देखी थी, राइट। नाउ जो भी ये अमोनिया गैस है, इसको पास थ्रू नेस्लर रिएजेंट। व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट? नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 है ना, विच फॉर्म बाय रिएक्टिंग Ki + HgCl2। तो पहले HgI2 बना, फिर HgI2 फर्दर डिसॉल्व इन Ki टू फॉर्म K2HgI4, ठीक है, राइट। ये स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड, एनीवे। तो ये बनाने का तरीका है, मतलब अगर इफ यू हैव टू मेक इन लेट्स से इन लैब नेस्लर रिएजेंट, तो ऐसे बना सकते हैं। तो अमोनिया गैस जो ये निकली है, राइट, इसको हमने नेस्लर रिएजेंट में फ्लो करा दिया। On passing the gas through नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 अमोनिया, ये क्या बना देगा, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, है ना। तो ये HgO डॉट HgNH2I ये बन जाएगा ब्राउन PPT इसका। अब देखते हैं, ये तो था जीरो ग्रुप, इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप का टेस्ट कैसे है, फर्स्ट 2 ऐसे 6, तो इसमें है ग्रुप रिएजेंट। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से पहले हम के बाद मतलब पहले हम जो है ग्रुप रिएजेंट बता देते हैं। ये जो ग्रुप रिएजेंट है ये डिफाइंड है ना, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी KSP वैल्यूज। तो जैसे ग्रुप 1 है तो उसमें और भी बहुत सारे लेट्स से कैटायन है, Ag Pb2+, Ag+, Hg, है ना, 2+, Hg2 2+, ये सब और हैं, बट अभी इन्होंने ये कट कर दिया है, राइट।
तो इसमें जैसे अगर इसमें भी देखा जाए तो CD2+ है ना, ये कैडमियम है, राइट, Hg2+ यहाँ पे भी आता है, राइट। सो ये सब इसमें है, SN2+ है, SN4+ भी है, Sb3+ है, ये सब और कैटाइंस है। बट सिंस ये इसमें रिमूव कर दिए गए तो इतनी सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग थ्रू इट। ये मैंने लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करके देखा था। आप भी एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चेक कर लेना, ये फिर से मैंने चेक किया था तो मुझे यही मिला था। जितने कैटाइन है उतने ही याद रखो। हाँ, अगर किसी को शौक है तो वो बुकलेट से पढ़ सकता है, एक बार आइडिया लेने के लिए पढ़ सकते हो, इतने ही याद कर लो। तो ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 1 के रिएजेंट देख लेते हैं, राइट, ग्रुप रिएजेंट। एक बार ग्रुप रिएजेंट देखो, यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट HCl। यहाँ पे क्या होगा, पहले क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी लेट्स से सॉल्ट होगा तो उसके क्लोराइड बनेंगे, कोई भी सॉल्ट होगा, किसी से भी कर लो, बुकलेट से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, राइट, व्हाटएवर यू फील लाइक, नोट से कर लो, किसी से भी कर लो। बुकलेट में थोड़े टेस्ट ज्यादा है, बस इतना दिक्कत ये है, तो बहुत पहले ही इतनी सारी रिएक्शन है और रिएक्शन बढ़ जाएंगी तो याद करने में दिक्कत होगी। Pb2+ है जैसे मान लो, राइट, Pb2+ के बाद लेट्स से Ag+ यहाँ पे जैसे आता है, Ag+ और आता है, Ag2+ और आता है, ये सब है। इन सब के जो हैलाइड्स होते हैं क्लोराइड मेनली, है ना, यहाँ पे ये सब इनसॉल्युबल है, राइट। इन सब के क्लोराइड्स क्या है, इनसॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है, बाकी सारे क्लोराइड होंगे, है ना, बाकी सारे क्लोराइड्स सब सॉल्युबल है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, तो ये इनके क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब बाकी, मतलब ऑब्वियसली Pb2+ हटा दो, CuCl2, AsCl3, AlCl3, FeCl3, CoCl2, NiCl2, MnCl2, ZnCl2, ये सब सॉल्युबल है, राइट। तभी ये प्रेसिपिटेट पहले नहीं बना रहे, ठीक है, नहीं तो फिर प्रेसिपिटेशन में दिक्कत आ जाती पहले। इसीलिए हमने हमने ग्रुप रिएजेंट इस तरह से डिसाइड किए हैं, है ना, जिनके प्रेसिपिटेट पहले बन रहे हैं, राइट, उनको हमने पहले प्रेसिपिटेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl लिया। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, देन व्हाट विल हैपन, व्हाइट प्रेसिपिटेट आने लग जाता है, तो हम बोलेंगे कि Pb2+ है। व्हाइट प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा, फिर कोल्ड वाटर में फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा। और इसमें जैसे मान लो हमें टेस्ट लाने हैं, हमें Pb2+ के टेस्ट लेके आने हैं लेट्स से, राइट, एक मिनट कहाँ गया, और कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे हो सकते हैं, तो CrO4- अभी हमने देखा था, लेड क्रोमेट जो है वो येलो PPT बना रहा है, लेड आयोडाइड जो है वो ब्राउन PPT बनाता है, ब्राउन, है ना। Hg जो है, सॉरी ये तो Hg के बारे में नहीं है, लेड के बारे में। हाँ, तो Pb2+ की ये हो गई, PbSO4 व्हाइट होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, और कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं लेड के, ठीक है। एसिटेट आयन डाल देंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, लेड एसिटेट सॉल्युबल होता है, राइट। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन, उससे आइडिया लग जाएगा कि लेड है। मान लो यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बना, ठीक है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे लेड नहीं है। बट लेड की जो PbCl2 है, लेड की थोड़ी जो सॉल्युबिलिटी है, राइट, ठीक है, कई बार ये फर्स्ट ग्रुप में डिटेक्ट नहीं हो पाता, और मान लो बहुत कम लेड आयन है तो ये PbCl2 के हिसाब से फिर ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करते हैं, H2S डाल दें, लेड के साथ मतलब सॉरी एसिड के साथ H2S डालेंगे। यहाँ एसिड इसलिए डालते हैं, राइट, ताकि बाकी के सारे के सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो पाए। क्यों, क्योंकि इसके इसके सल्फाइड, है ना, फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं, फोर्थ ग्रुप के, बट उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ये हमने आयनिक में समझाया था, उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है। तो हम चाहते तो हैं कि सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाए, बट हम ये नहीं चाहते कि ये भी प्रेसिपिटेट हो जाए। क्यों,
क्योंकि फिर इससे क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना कौन सा है। जैसे लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड ब्लैक होते हैं, निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड भी ब्लैक होते हैं। आपको ब्लैक पता दिखा तो आप कंफर्म ही नहीं कह सकते कि ये कॉपर, पीबी, कोबाल्ट, निकल में से किसका है। इसलिए यहाँ एसिडिक मीडियम डालते हैं। एसिडिक मीडियम से क्या होता है, ये सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम आती है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H2S ब्रेक नहीं होता उतना, है ना, इतना डिसॉल्व होकर उतने अच्छे आयन नहीं देता। तो केवल वही सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं जिनकी KSP वैल्यू बहुत कम है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, NH4OH को NH4OH को डालते हैं। अब ये बेसिक मीडियम हो गया, तो ये हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट होते हैं ये तीनों, मतलब इसमें क्रोमियम भी आता है Cr3+, राइट, ये हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में H2S डालते हैं। अब बेसिक मीडियम में H2S डालने से क्या हुआ, सारा का सारा सल्फाइड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बेसिक में है ना ये एसिड बेस, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें सल्फाइड मिलेगा, तो वी आर एबल टू रीच दैट KSP वैल्यू, क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें ज्यादा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए NH4OH। और बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के जनरली ज्यादातर जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल है ना, CaCl2 ऐसे ही जो भी हम बोल रहे हैं, राइट। सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्बोनेट से पता चल जाता है BaCO3 SrCO3n, है ना, CaCO3। इससे हम कन्वर्ट करके प्रेसिपिटेट बना के फिर वी आर गोइंग टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सलेट और एसिटेट सॉल्ट। सारे के एसिटेट इनसॉल्युबल है, ऑक्सलेट कैल्शियम का लेट्स से इनसॉल्युबल है, इनके थोड़े थोड़े सॉल्युबल होते हैं ऑक्सलेट, ठीक है। तो उससे आइडिया लग जाता है कि भाई इनमें से कौन है, ठीक है। तो वन बाई वन हम जो है इसको कर रहे हैं। बताओ, यस बोलो धनी। यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। धनी क्या डाउट है, प्रेसिपिटेट ग्रुप 1 है ना, ओरिजिनल डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनाओ, ग्रुप 1 हो सकता है। प्रेसिपिटेट नहीं है, H2S गैस पास करो। प्रेसिपिटेट आ गया तो ये है नो प्रेसिपिटेट, तो फिर क्या करना है, फिर आपको है ना इसको पहले, डोंट हैव राइट टू स्पीक, चलो एक मिनट, बोलो, हाँ आप बताओ। हेलो सर। हम्म, सर ये जो भी हम ग्रुप्स का टेस्ट कर रहे हैं वो सब एक ही टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं? नहीं, एक सॉल्यूशन बना के बार बार मतलब उसमें डालते जा रहे हैं एंड फिल्टर करते जा रहे हैं ऐसे। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में पहले पहले कुछ जैसे मान लो इस टेस्ट ट्यूब में आपने हाँ HCl डाला, डाइल्यूट HCl, हाँ ठीक है, आपको प्रेसिपिटेट नहीं बना, हाँ आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो इसी में H2S डाल दिया, ठीक है। प्रेसिपिटेट नहीं बना, लेट्स से अभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाया, ठीक है। अब ये H2S के कारण मान लो जिंक सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, जिंक सल्फाइड बन गया, बट प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Ki जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से अभी ज्यादा है ना। यस। एक मिनट, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है, सॉरी कम है, ज्यादा नहीं कम है ना। Ki जो है वो KSP से भी कम है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बना, बट ZnS बन चुका है। इसका मतलब जिंक जो है वो अभी अकेला घूम नहीं रहा है Zn2+ के प्रेजेंस में, ये ZnS के प्रेजेंस में घूम रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम और कोई डालेंगे तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जिंक सल्फाइड बना बना घूम रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, HNO3 के साथ डाल के बॉइल कर देते हैं। HNO3 क्या करता है, ये सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके, है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फाइड को, H2- को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर में, 0 में। तो ये इसको छोड़ देगा, अब Zn2+ फिर से अकेला घूम रहा होगा। अब जो है इसमें NH4Cl NH4OH डाला, राइट, इस तरह से। तो जब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तब तक इसी में डाल रहे हैं सब कुछ, ओके हाँ, सर। मतलब एक ही टेस्ट ट्यूब में। तो प्रेसिपिटेट बन गया, जैसे मान लो प्रेसिपिटेट बन गया, एक आपको क्लियर पता चल गया, और मान लो 2 सॉल्ट हैं, 2 सॉल्ट्स हैं लेट्स से, है ना, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है, तो आपको दूसरा केटाइन भी पता करना है, तो आप फिल्टर कर लोगे। ऑलरेडी एक प्रेसिपिटेट से एक पता चल जाएगा, फिर वो जो फिल्टर आएगा उसमें फिर आप डालते जाओगे सब कुछ, है ना, फिर डालते जाओगे, फिर उसके बाद है ना, तो तब आपको फिल्टर करके दूसरा केटाइन निकालना। हाँ, अगर आपको एक ही केटाइन निकालना है तो एक ही में होता जाएगा सब कुछ। सर मतलब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में करना ही बेटर है ना, ताकि समझ आ जाए। अलग अलग टेस्ट ट्यूब क्या मतलब, वो जो आपका सॉल्यूशन है ओरिजिनल वो सेम रहना चाहिए। हाँ
मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके लेके अलग अलग से करेंगे। मतलब फ्रेश नहीं करना है। फ्रेश में प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ जैसे मान लो राइट, फ्रेश में डबल में ही आती है दिक्कत। फ्रेश में डबल में आती है जब मिक्सचर ऑफ डबल सॉल्ट होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट दे रखे हैं, 2 कैटायन तुमसे कहा गया कि बताओ। तो मान लो लेट्स से लेड दे रखा है और लेट्स से यहाँ पे निकल दे रखा है, लेट्स से, है ना, निकल दे रखा है राइट। मान लो ये 2 दे रखे हैं। अब अगर मान लो आपने पहले एक सीक्वेंस में गए, आपने लेड प्रेसिपिटेट देख लिया, यहाँ पे लेड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और अभी फिर से आपने क्या किया, दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग से की, तो फिर से क्या होगा, लेड और निकल दोनों पड़े होंगे, यस है ना। तो आपको फिर से इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हम लेड जो भी हमारे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं वो लेड के कारण ना आए। इसीलिए क्या करते हैं, जो एक टेस्ट ट्यूब में पहले प्रेसिपिटेट कर रहे हैं उसी से फिल्ट्रेट लेके करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ में हमने क्या किया था, लेड सल्फेट जितना भी लेड लेड से क्लोराइड बन रहा था वो सारा लेड यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे लेड और निकल दोनों थे, यस सर। जैसे HCl डाला लेड क्लोराइड बना, लेड क्लोराइड बन के प्रेसिपिटेट हुआ, उसे निकाल दिया। अब हाँ। केवल सोल्यूशन में निकल, लेट्स से निकल क्लोराइड के फॉर्म में NiCl2। अब क्या किया, उस फिल्ट्रेट से फिर उस पे, है ना, दोबारा से फिर जो है यहाँ से स्टार्ट किया, फिर दोबारा से, है ना, यस एक सीक्वेंस में। बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि फिर से लेड आ जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, वो आपको हिंडर कर सकता है, वो आपके मतलब जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें आपको कंफ्यूजन दे सकता है कि वो लेड के कारण आ रहा है कि निकल के कारण, है ना। फिर जैसे मान लो नो प्रेसिपिटेट आया, तो हाँ, ये शुरुआत में जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको बांटते जाते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा लो, है ना, थोड़ा सा लिया उसमें फिर डाल के देखा प्रेसिपिटेट नहीं आया, राइट, ऐसे बार बार। यस आगे, थैंक यू सर। ओके आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ ये कैटायंस वगैरह बता दिया आपको, राइट। यहाँ से अगेन ये मैं जो टेबल है ये केवल पढ़ने के लिए, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया, आपकी रिएक्शन हो गई लेड की HCl से, तो लेड क्लोराइड बन गया, ठीक है। और ये कोल्ड में इनसॉल्युबल होगा, राइट। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, हियर ओनली दोस कैटायंस आर गिवन व्हिच आर इन सिलेबस। तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट, इतना ही पढ़ लो बस। तो लेड क्लोराइड जो है वो कोल्ड में प्रेसिपिटेट बनाता है, हॉट सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। KI डाला तो PbI2 बन गया, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। PbCl2 की रिएक्शन अगर K2CrO4 से कराई, PbCrO4 बना, येलो प्रेसिपिटेट, which is going to be soluble in hot NaOH, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, PbSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो दैट इज गोइंग टू कंफर्म कि जो आपने यहाँ पे सॉल्ट लिया उसमें आपने HCl डाला, डाइल्यूट HCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके आपने उसमें, है ना, उसको हीट किया पानी डाल के, तो ये सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने के बाद इसके 3 पार्ट किए, एक पार्ट में आपने K2CrO4 डाला, येलो आ गया। एक पार्ट में आपने H2SO4 डाला, व्हाइट आ गया। एक पार्ट में आपने, है ना, राइट, आपने KI डाल दिया तो PbI2 येलो आ गया। बस इससे पता कंफर्म हो गया कि भाई हाँ ठीक है, ये लेड होगा, ठीक है। अब ये एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2 आयन है। तो यहाँ पे जैसे ग्रुप 2 में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है 2A और एक है 2B। तो यहाँ 2A और 2B के में लिमिटेड ही लेट्स से आयंस दे रखे हैं। एक में दे रखा है Pb2+, Cu2+, और 2B में है आर्सेनिक 3+, बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। आर्सेनिक 3+ जो है, अब इसमें क्या करेंगे, H2S, हमने HCl के साथ साथ H2S भी डाल दी, तो अब ये क्या बन गया, PbS बन गया, CuS बन गया, which are going to be black, है ना। Pass more H2S gas through the solution to ensure complete precipitation and separate the precipitate if the color is black। तो ये Pb2+, Cu2+ जो है वो
कंफर्म मतलब ये हो सकता है। अगर येलो आ जाता है प्रेसिपिटेट येलो तो ये आर्सेनिक हो सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि ये यही है, हम अमोनियम सल्फाइड से इसकी रिएक्शन करा दें। अमोनियम सल्फाइड रिएक्शन नहीं, उसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है तो इनमें से कुछ है ना। अमोनियम सल्फाइड में ये सल्फाइड्स पीबीएस सीयूएस इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर ये सॉल्युबल हो गया तो ये आर्सेनिक है। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप 2b आर्सेनिक ग्रुप। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। लेड की रिएक्शन तो हम देख चुके हैं। विल बी फोकसिंग लेट्स से ऑन कॉपर। ये लेड की रिएक्शन तो वही है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक प्रेसिपिटेट आया, HNO3 के साथ डाला, ये जो है पीबी आपको फिर से है ना खुला मिल गया, क्योंकि ये सल्फाइड जो है वो हट चुका है यहाँ से, राइट। H2 माइनस, तो ये पीबी लेड नाइट्रेट बन गया, तो लेड नाइट्रेट इज सॉल्युबल, तो Pb2 प्लस खुला घूम रहा है, राइट। अब इसकी रिएक्शन हम पहले वाली जो रिएक्शन थी वो करा सकते हैं, अमोनियम एसिडेट से रिएक्शन करा सकते हैं, राइट। तो ये सब है ना, पासिंग क्रोमेट सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट बन गया, ये सब आयोडाइड सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट बन गया। तो पुराने जो टेस्ट है वो आप कर सकते हो, उससे कंफर्म हो जाएगा लेड। ब्लैक, अगर ब्लैक आया तो ब्लैक आया, आपने डाइल्यूट ये HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, ये कॉपर 2 प्लस बन गया, राइट। नाउ दिस, राइट, दिस Cu2 प्लस इफ यू आर रिएक्टिंग विद अमोनिया तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो दिस कॉपर जो है ना, ये Cu2 प्लस अमोनिया के साथ ब्लू कलर यहाँ पे देगा, राइट। एक मिनट, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन में यहाँ बनाया है, सॉरी, ये इन्होंने ब्रेक कर करके बनाया दिस, let's say reacting with ammonia to completely forming deep blue. तो color, remember color, the color like this, blue color, right. Blue solution on acidification with acetic acid and then adding potassium ferrocyanide, तो उसके कारण ये चॉकलेट ब्राउन कलर बनाता है ना। K4 के साथ अगर ये जो Cu2 प्लस है K4 के साथ बनाता है, तो K की जगह यहाँ पे Cu2 आ गया, 4 K की जगह है ना 2 कॉपर आ गए, तो ये कॉपर हेक्सा साइनोफेरेट चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो ये कंफर्म कर देगा कि ये कॉपर ही है, ठीक है। आर्सेनिक ग्रुप, आर्सेनिक जो है वो आपने क्या किया था, येलो अमोनियम सल्फाइड में जो है डिसॉल्व कर लिया, तो येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व करने के बाद दिस आर्सेनिक इज कन्वर्टिंग इनटू AS2S5, ठीक है। फिर इसमें हमने HNO3 डाला, तो ये आर्सेनिक एसिड बन गया, H3ASO4, जैसे H3PO4 है। अब इस ये क्या देगा, ASO4 3-, तो जो रिएक्शन आपने PO4 3- के लिए की थी, येलो लेट्स से कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आया था, वैसे ही यहाँ पे ASO4 3- के लिए बनेगा। HNO3 का रोल ये है कि ये है ना इसको नाइट्रेट लेट्स से जो है ऑक्सीडाइज कर पाया, और ऑक्सीडाइज करके ये ASO4 3- में आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्ट मिल रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे अमोनियम मॉलिब्डेट से, यहाँ अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। फॉस्फेट और मॉलिब्डेट, सॉरी आर्सेनिक की सेम आ गए है ना, फॉस्फेट और आर्सेनिक। ग्रुप 3 कैटायन, अगर ग्रुप 2 इज एब्सेंट, उसमें क्या करेंगे, पहले हम HNO3 क्यों डाल रहे हैं, ताकि जितना भी सल्फाइड है वो सब सल्फर SO4 2- इनमें प्रेसिपिटेट मतलब कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है। ना अगर Fe2 प्लस आयन है तो वो Fe3 प्लस आयन में चला जाएगा। और Fe3 प्लस आयन के कलर आपको याद रखने हैं, तो Fe3 प्लस आयन के लिए सबसे फेमस कलर तो है फेरीफेरोसाइनाइड, है ना, K4 के साथ फेरीफेरोसाइनाइड, ठीक है, ये आ गया। ये प्रूशियन ब्लू इसको बोलते हैं। और दूसरा है FeSCN होल थ्राइस, फेरस है ना थायोसाइनाइड, ये आपका आ गया ब्लड रेड कलर। तो ये कंफर्म करेगा, ये दो कलरेशन इज गोइंग टू कंफर्म कि आयरन इज प्रेजेंट। तो हमने HNO3 डाला, Fe2 प्लस आयन कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस आयन,
मैं आगे चलता हूँ, है ना, ये थ्योरी सीधे डायरेक्ट रिएक्शंस पे। ये ओके एल्यूमिनियम है ये, चलो पहले एल्यूमिनियम देख लेते हैं, राइट, आयरन से पहले, या चलो फिर आयरन ही देख लेते हैं। तो Fe, लेट्स से यहाँ पे Fe3+ है, वो आपने NH4OH डाला, ग्रुप रिएजेंट NH4OH है, which is going to convert into FeOH whole thrice। ये हमने रिएक्शन अमोनिया में देखी थी, ठीक है, ये रेड ब्राउन पीपीटी होता है। अब ये रेड ब्राउन पीपीटी जो है आपने HCl में डाला तो उससे FeCl3 बन गया, ये सॉल्युबल है, FeCl3 डिसॉल्व हो गया, सो दिस, है ना, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें Fe3+ घूमते हुए मिल जाएंगे क्योंकि ये आयंस में टूट जाएंगे। अब ये जो Fe3+ है इसकी रिएक्शन हमने करा दी K4 से, तो क्या बन गया, प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ब्लू प्रेसिपिटेट आ गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। ज्यादा एक्सेस में डालेंगे तो ये सॉल्युबल में कलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इफ पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड इज एडेड इन एक्सेस देन द प्रोडक्ट कंपोजिशन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे 3+ की जगह ये, मतलब K4 की जगह 3+ एक आ गया और ये K+ Fe3+, ऐसे 4+ बन गया, ये आपका आ गया, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या किया, Fe3+ की रिएक्शन थायोसाइनाइड से कराई, ब्लड रेड कलर। तो यहाँ पे कलरेशन याद रखें, जो इंपॉर्टेंट है वो कलरेशन है। एल्यूमिनियम का टेस्ट कैसे करेंगे, Al3+ जो भी है, राइट, सबसे पहले आपने क्या किया, Al जो, राइट, अगर आपका एल्यूमिनियम पड़ा होगा तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया HNO3 की प्रेजेंस में Al3+। अब ये Al3+ से आपने NaOH डाला या NH4OH डाला, NH4OH डाल दो, NH4OH ग्रुप रिएजेंट है, तो ये क्या बना देगा, AlOH होल थ्राइस, which is white, let's say gelatinous precipitate और colloidal type solution, जो कि NaOH में soluble हो जाता है ना, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाएगा, NaAlOH होल 4, ठीक है। तो when a solution containing aluminum chloride is treated with sodium hydroxide, a white gelatinous precipitate of aluminum hydroxide is formed, क्योंकि फिर soluble हो जाता है। और दूसरा है इसमें ये लेक टेस्ट क्या है, AlCl3 में आपने पहले लिटमस डाला, मैंने बताया था Al3+ के कारण ये थोड़ा एसिडिक रहता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव H+, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो जो लिटमस है उसका कलर क्या रहेगा, रेड। बट ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो, धीरे धीरे ऑन एडिशन ऑफ NH4OH सॉल्यूशन या NaOH सॉल्यूशन ये बिकम्स अल्कलाइन, ये अल्कलाइन बन गया। अल्कलाइन बनने के कारण ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा इसका लिटमस, और ये AlOH होल थ्राइस बन गया जो कि व्हाइट होता है। तो ये जो AlOH होल थ्राइस होता है ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उस पे एब्जॉर्ब हो गया, है ना, एब्जॉर्ब्स ब्लू कलर, एंड दैट इज गोइंग टू, है ना, गिव, ये लेक टेस्ट हो गया, ये ब्लू मास जो है वो कंफर्म करेगा कि एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट ओवर हियर, मतलब कोई दिक्कत बहुत कम कम लेट्स से यहाँ पे टेस्ट दे रखे, राइट। लेड के लिए लेड सल्फेट, लेड क्रोमेट, लेड आयोडाइड थे, ठीक है, लेड सल्फेट इज व्हाइट, लेड क्रोमेट एंड लेड आयोडाइड इज येलो। फिर उसके बाद कॉपर के लिए अगर हम देखें तो कॉपर में हमने पहले देखा था कॉपर का अमोनियम के साथ कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लू, एंड कॉपर का लेट्स से K4 Fe6 के साथ कॉम्प्लेक्स जिसमें Cu2FeCN होल 6 था, वो चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। फिर थर्ड ग्रुप पे आ जाते हैं, फिर आयरन FeOH होल थ्राइस ग्रीन होता है, सॉरी ब्राउन होता है, एंड एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस जिलेटिनस व्हाइट होता है। Fe3+ के साथ दो कलरेशन है, FeSCN होल थ्राइस ब्लड रेड एंड Fe के साथ फेरीफेरोसाइनाइड प्रूशियन ब्लू, ठीक है, ये सब आ रहे हैं कलर। एल्यूमिनियम का भी लेक टेस्ट देगा, तो ये बड़ा आसान हो गया कैटाइन, बहुत सारे कैटाइन हटा दिए तो रिएक्शंस भी कम है, याद करने में भी आसान है। अब अगर ग्रुप 3 एब्सेंट है तो फिर इसमें ग्रुप 4 का जो रिएजेंट है उसमें H2S भी डाल रहे हैं, NH4OH के साथ H2S डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ZnS प्रेसिपिटेट हो सकता है, MnS प्रेसिपिटेट हो सकता है, NiS प्रेसिपिटेट हो सकता है,
COS, ये चारों यहाँ पे दिए गए। ZNS व्हाइट होता है। MNS जो है वो पिंक, थोड़ा सा पिंकिश कलर आता है, पिंक टाइप, राइट, एंड ये ब्लैक होते हैं। ठीक है, कलर याद रखने हैं। क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट गोइंग डायरेक्टली टू द रिएक्शन। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो गया, व्हाइट दिख रहा है आपको, आपने HCl डाला इसमें, राइट, ZnCl2 सॉल्युबल हो गया, ये ZnCl2। फिर क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। NaOH से क्या होगा, ZnOH होल ट्वाइस बनेगा, which is going to be white। ठीक है, that is going to be soluble in NaOH solution, सोडियम जिंकेट बन गया। So give a white precipitate of sodium hydroxide which is soluble in excess NaOH on heating। ठीक है, ये आ गया। अगर हम K4 एफिशिएंसी के साथ रिएक्शन करेंगे जिंक की, तो Zn2+, जैसे कॉपर के साथ किया था वैसे ये जिंक फेरोसाइनाइड बना रहा है। इस पे स्लाइटली ये व्हाइट, जैसे तो व्हाइट ही रहता है, बट स्लाइटली ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, बन गया। Mn के साथ, Mn सल्फाइड है ना, पिंक कलर, पिंक कलर आया, आपने HCl डाला, MnCl2, ये सॉल्युबल है, मतलब ये Mn2+ देगा। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, MnOH होल ट्वाइस बनेगा, ब्राइट प्रेसिपिटेट, which is going to keeping, if you are going to keep it little bit long time, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें ब्राउन कलर में। So white precipitate of magnesium hydroxide is formed which turns brown due to atmospheric oxidation। तो ब्राउन, थोड़ी देर रखने पे वो ब्राउन हो गया, तो ये कंफर्म करेगा Mn है। ठीक है, निकल का टेस्ट आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स में हमने डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम है ना, ऑक्सीमेट से बनाया था, दैट इज रोजी रेड कलर है ना, दैट इज, तो वो निकल के साथ है। यहाँ पे क्या हुआ, निकल सल्फाइड को आपने है ना कन्वर्ट कर लिया निकल Cl2 में, Na2+, एक्वा में डिसॉल्व हुआ, फिर उसमें क्या डाला आपने, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम डाला, Zn2 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल, और NH4OH डाला, तो ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट बन गया। ये किसके कारण बना, ये कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं Na2+ का, ये कंफर्मेशन टेस्ट है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट के साथ से रिएक्शन, तो कोबाल्ट को हमने एक्वारेजिया में डाला, तो कोबाल्ट नॉर्मल HCl में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो एक्वारेजिया में डाला, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको CO2+ कोबाल्ट क्लोराइड बनाया, एंड इसकी रिएक्शन हमने कराई पोटेशियम नाइट्राइड से, NO2, then it is going to oxidize from CO to CO3+, है ना, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, पोटेशियम हेक्सानाइट्रोकोबाल्टेट, येलो प्रेसिपिटेट आया तो कोबाल्ट कंफर्म हो गया। ग्रुप 4 में लेट्स से अगर हम देखेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड लेट्स से प्रेसिपिटेट बनाया व्हाइट, व्हिच इज सॉल्युबल इन NaOH, जिंक की K4 एफिशिएंसी से रिएक्शन कराई, है ना, तो जैसे कॉपर के साथ बन रहा था वैसे ही जिंक के साथ बन गया, जिंक फेरोसाइनाइड, व्हिच इज व्हाइट और स्लाइटली ब्लूइश लेट्स से आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर हमने क्या कराया, फिर दूसरा क्या था, Mn के साथ रिएक्शन, MnCl2 है ना, HCl के साथ रिएक्शन कराई, MnCl2, NaOH डाला, MnOH होल ट्वाइस व्हाइट प्रेसिपिटेट, which if you are going to keeping it in atmosphere, थोड़ी देर उसको रखने के बाद वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। निकल के साथ क्या है, निकल को एक्वारेजिया है ना, निकल सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट को एक्वारेजिया में डिसॉल्व कराया, निकल क्लोराइड बना। फिर वो जो निकल है Nickel2+, वो रिएक्शन कर रहा है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम ऑक्सीमेट आयन से, लेट्स से लिगेंड से, तो है ना रेड, रोजी रेड कलर बन रहा है। यहाँ पे अगर हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम नाइट्राइड से, है ना, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। एनालिसिस ऑफ फिफ्थ कैटायन, अब एनालिसिस ऑफ फिफ्थ में हम जानते हैं, है ना, कैल्शियम सेकंड ग्रुप के हैं, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। तो इनमें अगर हम याद रखें, जनरली साइज डिफरेंस के कारण सॉल्युबिलिटी आती है। ऑल कार्बोनेट्स ऑफ दिस आर गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, कार्बोनेट तो सबके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट में कार्बोनेट है। बट इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर फजान्स रूल के कारण, है ना,
CaC2O4 जो जहाँ पे साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, तो इसका प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है ना, दिस इज गोइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ना, इनके प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो सकते हैं बट ये नहीं होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, कार्बोनेट बनाएंगे और फ्लेम टेस्ट करते हैं। इनमें कंफर्मेशन किससे आती है? फ्लेम से। किससे कंफर्मेशन आती? फ्लेम टेस्ट, जो हमने अभी एस ब्लॉक में कराए थे। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। तो देखते हैं इसमें रिएक्शंस डायरेक्टली। पहले अगर बेरियम 2+ आयन होगा, हमने जैसे ही CO3 अमोनियम कार्बोनेट डाला, BaCO3 का प्रेसिपिटेट बना, विच इज गोइंग टू कंफर्म बाई, है ना यहाँ पे, एसिटिक एसिड। When solution of fifth group precipitate in acetic acid is treated with it, तो ये बेरियम एसिटेट बना Ba2+, this Ba2+ is going to react with K2CrO4, so BaCrO4 yellow precipitate बन गया, then we are going to say बेरियम इज देयर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट में ये एप्पल ग्रीन कलर देगा, तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म बेरियम। ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम से, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट ब्राइट प्रेसिपिटेट है, एसिटेट बनाया, इसकी रिएक्शन हमने सल्फेट से करा दी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है SO4, फिर फ्लेम टेस्ट करा दिया। टेस्ट फॉर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम एसिटेट बनाया, दिस कैल्शियम एसिटेट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सलेट, तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया, तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम है। फ्लेम टेस्ट करके देखा तो ब्रिक रेड कलर। बस ये आ गए आपके सारे ग्रुप 4। ग्रुप 6 लास्ट में रह जाता है, ये Mg का टेस्ट है, मैग्नीशियम 2+ आयन। इसमें HPO4-, आई थिंक आपने जब कैलकुलेशन करी होगी मैग्नीशियम की कैलकुलेशन, है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है कहीं मैग्नीशियम की कैलकुलेशन करो, नहीं मैग्नीशियम की नहीं, फॉस्फोरस की आती है, सॉरी फॉस्फोरस की आती है, उसमें Mg2P2O7 ऐसा कुछ बनता है, याद आ रहा है किसी को? ये तो उस रिएक्शन में, रिएक्शन ऐसे ही होती है कि मैग्नीशियम की अगर आप सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्शन कराओगे तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। हाँ, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस में आता है, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस में जब देखते हैं तो Mg2P2O7 से देखते हैं फॉस्फोरस की। एनीवे उसको छोड़ दो, कुल यहाँ पे ये है मैग्नीशियम की, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा, विच इज गोइंग टू बी व्हाइट, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू ना कि ये मैग्नीशियम है। सो दैट्स इट, आई थिंक क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा सा कम हो गया है, इसको ज्यादा आसानी से आप याद रख सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। इफ यू आर गोइंग टू सी योर बुक तो उसमें काफी सारे टेस्ट। हाँ हेलो सर, हाँ, तो जो हम फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं वो उस सॉल्ट का करेंगे कि फर्स्ट टेस्ट होने के बाद कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अभी कैल्शियम का आपने वो ऑक्सलेट वाला टेस्ट बताया, वाइट पीपीटी बन रहा है, तो उस पीपीटी को बाहर निकाल के मतलब फिल्टर करके उसका हम फ्लेम टेस्ट करेंगे कि जो कैल्शियम का कंपाउंड हमें दिया है उसका फ्लेम टेस्ट? सॉल्ट का, सॉल्ट। सॉल्ट का भी करोगे चलेगा, थैंक यू सर। केवल फ्लेम टेस्ट जो है वो आप सॉल्ट का भी करोगे तो चलेगा। एक मिनट आ रहा हूँ मैं।
ओके दैट्स इट। हाँ बताओ भाई। राइट। तो ये तो हो गए टेस्ट। अच्छी बात ये है कि अगर ये टेस्ट याद कर लोगे तो कुछ रिएक्शंस आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की याद रह जाएंगी, जैसे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हेल्प करेगी। कोरिलेट हो गए ना, कौन कौन से प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो रोजी रेड कलर है, थायोसाइनाइड है आयरन का, फेरिक थायोसाइनाइड, ब्लड रेड कलर। तो ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर बस यहीं पे खत्म करते हैं। राइट, इतना ज्यादा केमिस्ट्री है, इसको अभी ब्रेक कैसे करना है उसके बारे में व्हाट आई वुड से कि देखो, आपको अब जो टाइम है, लेट्स से अगर 20th हम मान लेते हैं, वैसे तो आपका सिलेबस थोड़ा पहले से ही बाकी लोगों का खत्म हो गया है, बट यू कैन ब्रेक इनटू लेट्स से सम पार्ट्स। तो अभी 30 नवंबर तक आपका टारगेट है कि आप जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ लो। जो भी ऑनगोइंग चल रहा है, आपको लग रहा है कुछ जो जिस पे आप ध्यान नहीं दे पाए हो, आई वुड सजेस्ट कि इनऑर्गेनिक अभी पढ़ लो, वरना फिर बहुत भूल जाओगे। इट इज वेरी वॉलेटाइल। इसको पढ़ लो अभी ढंग से, एक 2-3 बार इसको पढ़ो और इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब 10 दिन आगे आने वाले 10 दिन में ये टारगेट बना लो कि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर में बता दे रहा हूँ, सारे नहीं। पी ब्लॉक ढंग से कर लेना मुझे, डी एंड एफ ये ढंग से कर लेना है, कोऑर्डिनेशन कम से कम मैं ये 3 चैप्टर तो ढंग से कर लूंगा। ठीक है, ये मैं ढंग से कर लूंगा, इनको इनको अच्छे से पढ़ लो इन 3 चैप्टर्स को। राइट, इन 10 डेज में ये टारगेट करो, इनकी एक्सरसाइज जितनी भी हो सकती है वो पूरी खत्म कर दो। ये आपका टारगेट है। इसका मैं बता रहा हूँ कि एडवांटेज क्या होगा। एक, जब आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हो गए, तो वो इनऑर्गेनिक कोई बीच में नहीं करता। बीच में हो सकता है 2-4 दिन के लिए पढ़ भी लो, लेकिन बिल्कुल लास्ट में लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाता है। तो कितना भी याद करो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है। अभी याद करके कर लोगे तो कम से कम थोड़ा रिकॉल रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ कुछ जैसे एक आध दो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये याद रहेंगे, बीच के बाद में बहुत सारी भूल जाओगे। तो जब रिवीजन होगा तब फिर फास्ट नहीं हो पाएगा। अगर अभी आपने नहीं कर पाया तब वो रिवीजन फास्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल स्लो होगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं याद है। तो अभी करने का फायदा ये होगा कि तब जब बिल्कुल लास्ट में आपका चल रहा होगा, तब आप जो है ना रिवीजन फास्ट कर लोगे। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो होगा ये कि जैसे अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसको पढ़ने जाओगे या इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, इसका देखो वेटेज में बता दे रहा हूँ, इसका पूरा कंप्लीटली 33% है वेटेज। समटाइम्स इट गोज अप टू 40%। मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मेंस में क्या होने लग गया है, ऑर्गेनिक में जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, और लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू काउंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आल्सो, जिसमें शुगर वगैरह वाला पार्ट आएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये वाला पार्ट, और इसके साथ साथ है ना ये वाला पार्ट हो गया। और आप ले लो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो पार्ट है, इनसे आपको कम से कम नहीं तो 2 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। 33% का मतलब है 8 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 8 क्वेश्चन। तो अगर 2 से लेके 4 क्वेश्चन इधर ही से आ रहे हैं, तो बाकी के में 4 से 6 आ रहे हैं। तो अब जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो मेंस में थोड़ा कम पूछा जा रहा है। इफ यू आर गोइंग टू सी लास्ट
3 to 4 ईयर उसमें मैकेनिज्म थोड़ा कम पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहे हैं, बट कम हो गया है। तो जो एडवांटेज अच्छे बच्चों को मैकेनिज्म में मिलता था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि एक एवरेज बच्चा है वो मैकेनिज्म में गलती तो कर देगा, लेकिन ये या थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ नहीं करेगा गलती, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस मतलब प्रॉपरली, तो जो आप एडवांटेज ऑर्गेनिक में बनाते थे वो नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो जितने भी बच्चे हैं सारे वो इनऑर्गेनिक को ढंग से कर लो। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर अभी आपने नहीं किया तो लास्ट मोमेंट पे आप इनऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे, इट विल टेक मोर टाइम एंड फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा। आपने 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन देखा याद नहीं रहा। Those 3 days are going to be more valuable. You will feel like यार है ना, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है इन 3 दिनों में, आपने इनऑर्गेनिक को दिया, याद नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, रीड इनऑर्गेनिक नाउ। सो टिल 30th नवंबर इनऑर्गेनिक खत्म कर लो। जिन लोगों का बोर्ड्स है they are at the disadvantage because they have to lose 15 let's say day at least in boards and everything। तो उनका जो रिवीजन स्टार्ट होगा 15 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, है ना, सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूँ। जो लोग बोर्ड्स में मतलब स्टेट बोर्ड के हैं वो लोग अपना रिवीजन प्लान करें 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर टू 31 जनवरी, है ना, जिसमें आपका लास्ट वीक ऑफ जैन में शायद आपका मेंस का एग्जाम आ सकता है, हो सकता है थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, राइट, पर लास्ट वीक ऑफ जैन में आ जाएगा। आप फर्स्ट एग्जाम को बिल्कुल भी टारगेट मत करो मेंस के, अगर आप एडवांस में अच्छी रैंक चाहते हो तो, ठीक है। अगर एडवांस और लेट्स से मेंस में अच्छा परसेंटाइल चाहते हो तो ये मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, राइट। कोई कह रहा है कि सर कह रहे हैं मत टारगेट करो, वाई, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, क्या करना है, इन जो भी 2 महीने हैं, इन दीज 2 months यू हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ योर वीक चैप्टर्स। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए, अभी आप लोग सब बैठ के क्या करना, इजी, मीडियम, है ना, मीडियम में भी 2 टाइप का बना लेना, इजी मीडियम, इजी टफ, टफ, है ना, ये 4 तरह की कैटेगरी आप बना लो, ठीक है। अभी जितने भी 30 चैप्टर हैं उसमें नाउ अभी इन 2 वीक में भी आप इन 2 मंथ्स को भी आप तोड़ सकते हो। लेट्स से दिसंबर टू जैन में मैं टफ वाले चैप्टर्स पे बिल्कुल ध्यान दूंगा आराम से, क्योंकि अभी मुझे है मेरे पास टाइम। इन 4 वीक में कोशिश करो कि आप इनमें से अच्छा एक और स्ट्रेटजी आपको ये बनानी है, अगर आपके टू मेनी चैप्टर्स आर वीक तो आपका टारगेट थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी डायनामिक बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आपने मेंस में इफ यू हैव लाइक से स्कोर्ड इन मेंस, अगर आपके 60% नंबर आ गए, है ना, अगर मेंस में आपके 60% नंबर आ गए, then you can achieve the 97 to 98 percentile, which is not that bad, है ना, इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि 30 से 40 हजार रैंक बनेगी, 40-45 मतलब कुछ मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर ये इतना परसेंटेज आए आपका। तो if you are able to score 70% then obviously you are going to be 99% परसेंटाइल के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अंडर 10,000 के आसपास पहुंच जाओगे आप। अब 70% मेंस में आना है तो आपको मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी पूछे जाते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 90% जो सिलेबस है एटलीस्ट 90 to 100%, 90% एटलीस्ट मिनिमम, ये आपको आना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी इस पे पकड़ो कोई बात जरूरी नहीं है, बट 90% में ऐसा आना चाहिए कि इजी क्वेश्चन आए तो आपसे ना मतलब छूटे ना, राइट। इफ यू हैव डिसेंट एक्यूरेसी, इफ यू हैव 80% एक्यूरेसी, 90% का 80% अगर हम ले लेंगे, राइट, यू आर गोइंग टू गेट 72%। इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से डू सम नेगेटिव मार्किंग आल्सो, यू विल बी फॉलोइंग इन दिस पार्ट, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 90% सिलेबस ऐसा आता है, ओके ओके, राइट, सो यू हैव दिस लग्जरी कि तुम 2-4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो इफ यू हैव टू मेनी लेट्स से टफ और मीडियम टफ चैप्टर, है ना। तो आप 2-4 क्वेश्चन 2-4 चैप्टर छोड़ दो जस्ट, है ना, जिनमें जो टाइम टेकिंग हो। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जो भी क्वेश्चंस
आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले होते हैं वो थोड़े टफ हो जाते हैं, समटाइम लेंदी भी हो जाते हैं, क्लिक थोड़ी देर में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल जाए तो भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब एडवांस में आते हैं। फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ा जा सकता है तो उसको छोड़ दो, है ना, उस पार्ट को आप यू कैन जस्ट लीव, राइट। आप कोशिश करो कि आपका 90% जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर मैं 30 चैप्टर्स बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट यू विल बी सेइंग कि 27 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इजी मीडियम, ये एंड जो है आपका वो ये होना चाहिए 27 चैप्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू लेट्स से तो केवल और केवल जो मतलब अलग तरह से उन्होंने बॉक्स बना रखे हैं उनको पढ़ लेना, दैट विल यू विल डू इन फाइनल रिवीजन, जस्ट रीड इट, ठीक है, एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो 30 चैप्टर में 90% का मतलब है कि 20 एटलीस्ट 27 चैप्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर रिवीजन कि जिनमें तुम बोलो कि यार ये मुझे आते हैं या इनसे मेरा इजी क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बच जाएगा, टफ में हो सकता है मैं फंस जाऊं। सो दिस इज योर टारगेट। सो यू हैव अ लिबर्टी टू लेट्स से लीव थ्री चैप्टर्स, दिस इज अप टू यू। ऐसे चैप्टर मत छोड़ना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल ही छोड़ मत देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस रीजन में तो ले ही आना, थर्मोडायनेमिक्स, तो ये 3 चैप्टर ऐसे छोड़ सकते हो। तुम्हारे पास लिबर्टी है जो आपको लग रहा है कि यार टफ जा रहे हैं मुझसे, बन नहीं रहे, हो सकता है सॉल्यूशन उनमें से एक चैप्टर हो सकता है। सॉल्यूशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, माइट बी थिंकिंग यार इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बनाने में लेंदी होते हैं कई बार, है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन, दिस इज अप टू यू, आई हैव नो नथिंग टू से इन दैट, ठीक है। ये 27 को चैप्टर बनाने हैं। तो अब आपके पास अगर जिस जिस बच्चे के पास ये मीडियम टफ और टफ में ज्यादा चैप्टर्स हैं, राइट, दे नीड टू लेट्स से, है ना, उनको पढ़ाई करके इस जोन में लेके आना ताकि इजी क्वेश्चन आए तो हो जाए। इजी चैप्टर जो तुम्हें आते हैं वो इजी चैप्टर होते हैं भैया, व्हाई यू आर आस्किंग टू मी, मतलब मेरे लिए तो सारे इजी है। तो तुम्हें नहीं है, तुम्हें आते हैं वो इजी है, जो तुम्हें नहीं आते तुम्हें खुद के लिए बनाना है, राइट। तो इस ये काम आप कर सकते हो 1 मंथ में, दिसंबर पूरा ले लो, राइट। कम से कम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो सो यू नीड टू लेट्स से स्टडी 12 आवर्स, है ना। पहले ये समझ लो कि कितना पढ़ना है। जिन लोगों ने 12 घंटे पढ़ा नहीं है वो पहले 9 आवर्स से स्टार्ट करें, 9 आवर्स ब्रेक इनटू 3 आवर्स के 3 सेशन, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, मॉर्निंग लेट्स से इवनिंग नाइट, और ऐसे मॉर्निंग, है ना, बीच में 2 मॉर्निंग में करना है ऐसा करके। अब ब्रेक ही ब्रेक है, will not be having classes until unless you don't want to. Revision classes start होंगी, but when it is going to start, I don't know. But revision classes का कोई फायदा नहीं होता, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें एक चैप्टर 3 लेक्चर में खत्म करना है या 2 लेक्चर में खत्म करना है। What we can go through is only very few important formula and some questions, ठीक है। तो अगर आप जब तक सेल्फ, और ये देख लो कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप कुछ लर्न नहीं करोगे। सो यू माइट गेट दिस फीलिंग कि हाँ हाँ मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है ना, रिवीजन करके, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आएगा। सो इट्स द टाइम दैट यू शुड फोकस, लंबा बैठना स्टार्ट करो, खुद पढ़ना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी, पेपर दो। संडेज आर फिक्स्ड फॉर सॉल्विंग पेपर, एवरी वीक जस्ट सॉल्व पेपर। इफ यू डोंट हैव एनी, बाय सम बुक, संडे को बैठ के पेपर सॉल्व करना है बस, फुल टेस्ट लेवल सॉल्व करना है, इवन दो इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको फिर से देख लो। आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाती है तो अच्छी बात है, जब तक आपकी टेस्ट सीरीज चालू नहीं हो रही है जस्ट सॉल्व इट, ट्राई टू चेक, तो तुम्हें ध्यान याद रहेगा। जैसे मान लो पहले एग्जाम में, पहले संडे जब तुमने एग्जाम दिया उसमें तुम्हारे 27% मार्क्स आए लेट्स से फुल सिलेबस में, नेक्स्ट टाइम तुमने नेक्स्ट वीक दिया मान लो 30 आए, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, because as you are revising na you will be having, you are going to make less mistakes, ठीक है। संडेज पहले 3 घंटे बैठ के रिवीजन मतलब पेपर देना है,
उन्हीं 3 घंटे में देना है जिन 3 घंटे में एग्जाम हो रहा है, राइट। बाद में आप जो है संडेज को बैठ के वैसे तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तब, लेकिन अगर इन 3 घंटे में देने के बाद कम से कम 3 to 4 आवर्स का तो है ना, इसका एनालिसिस होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए, उनको दोबारा से उनके सॉल्यूशन लिखो, चेक अगेन। तो अभी फिर से मैं आ जा रहा हूँ कैसे पढ़ना है। कम से कम 9 आवर, नहीं तो 12 आवर, और जो पढ़ सकते हैं वो 15 आवर। 3-3 घंटे के टाइम पीरियड बनने हैं। जो लोग 15 आवर के पे बाद में जाते हैं, पहले मैं 12 आवर में बता देता हूँ। 12 आवर में आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दो जो 3 आवर की शिफ्ट है वो मॉर्निंग में ही हो जाए। सो इफ यू आर वेकिंग अप अराउंड 7, go by 7:30 to 10:30 or 7 by 10, 7 to 10, whatever is possible. Have one hour break, then 11 to 2. इसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है और इसके बाद लंच करना है। इसका एक एडेड एडवांटेज होता है कि अगर आपने ये कर लिया सक्सेसफुली, देन यू फील लाइक यार मैंने दिन में बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने सुबह से उठ के आधे दिन में ही काफी पढ़ाई कर ली। अभी मेरे पास बहुत दिन है, राइट। After 2, you can, let's say, take rest, sleep or whatever. Just start with 5 to 8. Have, let's say, dinner over here. ठीक है, इधर। और you can break into, let's say, 2 part. यहाँ पे फिर थोड़ा और बढ़ा सकते हो 5 to 9 करके, right? 4 hours का मैथ्स वैथ्स लगा सकते हो इस टाइम में if you want. फिर you just take a break and then 2 hours, है ना। तो just do by, let's say, 10 to 12 or 10:30 to 12:30, whatever, and then sleep. ये आपको 6 घंटे 12 घंटे के लिए ये टाइम टेबल है। 9 घंटे वो देन पीपल कैन एलिमिनेट समवेयर हियर, है ना, कुछ टाइम यहाँ से काट लो, और 9 घंटे मतलब, बट ये मिनिमम है, ये डिजायरेबल है एंड दिस इज गुड। जितना सेल्फ स्टडी करोगे, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो 15 आवर अगर करना है तो यू हैव टू, है ना, हैव समवेयर हियर, यहाँ पे 2 लाने पड़ेंगे आपको, एंड देन 1 in night, or you can try to, let's say, achieve 14 hour also. Anyway, अल्टीमेटली ये रीच हो ही जाएगा। अगर आप जनवरी के बाद जाओगे तो यू विल बी इन दिस जोन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 4, लेट्स से, सेशंस हैं एवरी डे फॉर 3 आवर्स, ठीक है, तो आपको एक सेशन कम से कम एक सब्जेक्ट को तो डेडिकेट करना ही। एंड अकॉर्डिंग टू योर वीक पार्ट, लेट्स से somebody can be weak in maths, somebody can be weak in physics, somebody can be weak in, let's say, chemistry, they can give, let's say, one extra part to chemistry, physics, maths according to their own, let's say. If somebody is, let's say, facing difficulty in focusing for 3 hours, they can break into, let's say, 2 part, 1.5 hour, 1.5 hour, take a break of 10 minutes in between, है ना। 1.5 hour में थ्योरी पढ़ लो, 1.5 hour में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और यू कैन चेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ, मेक ए स्ट्रेटजी, you can change subject also, ठीक है, whatever, ठीक है। तो स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, ये डिजायरेबल है, ये याद रखना। आपके पास दिसंबर में 31 डेज हैं, है ना, 30 ही मानो। आई वुड से कि 31 को सेलिब्रेट करो या 1 को सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट जरूर करो, राइट। डू नॉट सेक्रीफाइस जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी, ठीक है। जो भी 30 डेज है उनमें आप एडजस्ट कर लो, उसमें ज्यादा पढ़ लो, जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑन 1st, आई विल मेक अप इन अदर डेज, राइट, आई विल स्टडी मोर, बट मैं 1st को सेलिब्रेट करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना, दिनों में। कंसिस्टेंसी केवल और केवल एफर्ट से आती है, कीप डूइंग एफर्ट्स। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आज नहीं हो, 10 दिन बाद हो जाओगे, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद हो जाओगे, 20 दिन नहीं तो 30 दिन बाद हो जाओगे, बट इंपॉर्टेंट है एफर्ट। जो नहीं कर रहे हैं वो दिक्कत है, जो भाग जा रहे हैं इधर उधर। इन 30 डेज में, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एवरी, लेट्स से, सब्जेक्ट यू विल बी गेटिंग 30 सेशंस ऑफ 3 आवर, एटलीस्ट 30 सेशन ऑफ 3 आवर। इफ यू हैव बहुत ज्यादा आपके जैसे टफ चैप्टर हैं, यू शुड मेक इन 30, लेट्स से, सेशंस में मैं कम से कम 8 या 6 7 सेशंस में एक चैप्टर खत्म करूंगा,
मतलब एक वीक में मुझे एक चैप्टर तो खत्म करना ही है। 6 सेशन का मतलब 6 दिन मिनिमम, है ना। एक वीक में आपको एक चैप्टर टफ वाला खत्म करना है। इफ यू कैन डू मोर, वेरी गुड। तो अभी दिसंबर जब तक खत्म होगा तब तक आप 12 चैप्टर खत्म कर चुके, वो भी कौन से वाले, टफ वाले। सो इन द लेटर लेट्स से मंथ जनवरी में अगर आपने थोड़े से 6 चैप्टर भी खत्म कर लिए तो 10-10 चैप्टर्स आपके टफ वाले खत्म हो चुके हैं। नाउ यू आर गोइंग टू हैव ऑल द चैप्टर्स इन इजी मीडियम टाइम। 10 तो मतलब बनने ही है, जिससे जितने ज्यादा हो सके। फिर आपका जो फेब लेट्स से मार्च वाला पार्ट है उसमें बस आपको इजी मीडियम पे ही वर्क करना है, उनमें जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं उनको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप टाइम दे सकते हो। दिसंबर और जनवरी ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो भी वीक टॉपिक है उनको मीडियम तक लेके आओ। इजी टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं क्योंकि याद रहते हैं कई सारे, उनके रिवीजन में टाइम नहीं लगता, तो उनके केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओनली क्वेश्चंस। Whenever you are let's say revising, make sure you are solving at least 200 questions per subject, per topic। मतलब 200-300 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाए रिवीजन में भी, ठीक है। अगर आप इससे कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा, आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा, वो भी बेकार है। कम से कम 200-300 क्वेश्चन करने, पेपर करने, पेपर जितने हो सके, है ना। आई थिंक मैं बोलूंगा कि जब आप ये जनवरी खत्म हो जाएगा तो फेब में जो आपकी पेपर की फ्रीक्वेंसी होगी वो शायद ऐसा हो सकती है कि 3 दिन में एक, लेटर ऑन 2 दिन में एक, ऐसे करके। और पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बस उसी के आंसर देख देख के फिर आपको टॉपिक कवर करना है ना। जैसे मान लो आपने एक पेपर दिया, उसमें थे 75 क्वेश्चन, आपसे 60 हुए, 15 नहीं हुए। सो यू आर जस्ट गोइंग टू सी द आंसर्स ऑफ दैट 15 क्वेश्चन और उसको थॉरोली देखोगे, आगे पीछे इधर उधर देख लो ढंग से, है ना। और उसको लिख लो, उसके सॉल्यूशंस को ढंग से कि मैंने ये गलती करी थी या मैंने ये सोचा था और ये गलत था। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो कॉन्सेप्ट देख लो कि मैंने ये क्यों सोचा, लाइक दैट। जितना ज्यादा आप सेल्फ एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा आपके साथ आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। बट अपने अपने टारगेट फिक्स करो। मतलब जैसे किसी किसी की रैंक बिल्कुल नहीं आ रही है, जो बहुत ही पीछे है, इफ दे आर गोइंग टू लेट्स से टारगेट अ लॉट, तो वो जल्दी गिर जाएंगे। तो उनको पहले 9 आवर्स से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। 9 आवर्स पढ़ेंगे कम से कम, है ना, पूरे दिन में 3-3 घंटे के कम से कम ट्राई तो करेंगे। दे शुड ट्राई कि उनके 50-60% मेंस में मार्क्स आ जाए। अगर इतने भी आएंगे तो प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट। अल्टीमेटली वी वांट टू हैव ए ब्राइटर फ्यूचर, तो जो भी पॉसिबल है उसमें बेस्ट करना है। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको एडवांस टारगेट करना है, उनको एडवांस में अपनी रैंक फिक्स करनी है। दे हैव टू लेट्स से मेक टारगेट। जो लेट्स से अंडर 100 आ रहे हैं अभी पेस की रैंक में, जो 100 के आसपास आ रहे हैं, दे शुड लेट्स से टारगेट कि यार मैं एटलीस्ट 10,000 के अंदर आऊंगा, मेरा ये टारगेट है। देन लेटर ऑन यू कैन इम्प्रूव टू लेट्स से 500। टारगेट के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपको कितना आना चाहिए। तो एडवांस में अगर आपके 50-60% मार्क्स आते हैं, 60% तक मार्क्स आते हैं, राइट, देन यू विल बी इन दिस जोन, 60% मार्क्स एडवांस में। इफ यू आर हैविंग लेट्स से 70% तक, तो अपने आप इसमें इस जोन में आ जाओगे, 65 to 70 के बीच में, ठीक है। तो ये आप टारगेट कर सकते हो। अब अगर आपको 50-60% मार्क्स लाने हैं, देन यू शुड बी हैविंग गुड कमांड एटलीस्ट टू 80-90% सिलेबस with a good accuracy of let's say 90%, है ना। तो तुम आप 70% आपके मार्क्स आए, उसमें कुछ माइनस मार्किंग, तो आप 60 तक तब भी पहुंच जाओगे। तो ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ बच्चे स्लो हो सकते हैं तो उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कम हो जाएंगे, राइट। दैट इज गोइंग ऑल्सो गोइंग टू मेक इम्पैक्ट। तो लेट्स से अगर मैंने बोला कि 19 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में, 1 आवर में आपको करने हैं, 19 में आपको लेट्स से 80% सिलेबस आता है, 80-90%, यू आर ओनली एबल टू अटेम्प्ट लेट्स से 80% ऑफ दिस। तो आपने 4 क्वेश्चन नहीं किए, 15 क्वेश्चन आप कर पाए लेट्स। तो ओवरऑल यू वांट टू हैव दिस जोन कि आप 50-60% मार्क्स आपके आ रहे हैं। 50-60% का मार्क्स का मतलब है कि अल्टीमेटली यू विल बी फीलिंग कि यार मैं 12 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, 10 से 11, 11 से 12, है ना। मतलब इनके इक्विवेलेंट मार्क्स आ जाएं, इनके इक्विवेलेंट मार्क्स आ जाएं, देन यू शुड हैव 90% एक्यूरेसी। जो स्लो है
उनका टारगेट इतना ही है कि 90% है ना ढंग से करना है, 90% एक्यूरेसी के साथ करना है। तो 13 क्वेश्चन सही हुए, 2 गलत हो गए, तो 12 क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स आ जाएंगे। ये एक मोटा मोटा है, कई बार पेपर टफ भी आ सकता है, सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली, है ना। पेपर टफ आ गया तो रैंक गिरेगी, मतलब अटेम्प्ट गिरेंगे, रैंक बढ़ेगी, है ना। पेपर टफ आया तो कट ऑफ नीचे, मतलब जो है वो नीचे जाएगा, बहुत कम बच्चे ही अच्छा कर पाएंगे तो रैंक बढ़ जाएगा। तो ये भी है। टाई ब्रेकर का भी ध्यान रखें, है ना। एक कई जो लोअर पे होते हैं तो टाई ब्रेकर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप टाई ब्रेकर के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते तो ठीक रहेगा, क्योंकि लेटर ऑन एक एक नंबर पे 200-300 बच्चे होते हैं, वो 200-300 रैंक से काफी फर्क पड़ जाता है टाई ब्रेकर के लिए। तो उसके रूल्स एक बार देख लो टाई ब्रेकर के। आई थिंक मैथ्स के मार्क्स देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाए ये टारगेट रखना है। और थोड़ा सा डायनेमिक रहना है, कि मतलब आपको देखना है कि पेपर हर क्वेश्चन जो है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यही ऑर्डर होता है, राइट। तो आपको यही देखना है कि जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाए और आपके करेक्ट सही हो जाए, ठीक है। किसी क्वेश्चन के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना है, किसी चैप्टर के बारे में ज्यादा इमोशनल नहीं होना है कि ये मुझे अच्छी तरह से आता है तो ये तो बनना ही चाहिए, लाइक दैट। ऐसा डायनेमिक रहो, टारगेट ये करो कि जो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। स्ट्रेंथ, कोई फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है, कोई जो स्लो है उसको एक्यूरेसी अपनी इंप्रूव करनी है, जो फास्ट है खैर एडवांस में फास्ट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू हैव टू इंप्रूव एक्यूरेसी, एडवांस इज एक्यूरेसी एंड मेन्स इज फास्ट ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छे से कर लिए कि नहीं कर लिए। तो ये सीईटी में और भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ना, सीईटी अगर कोई देगा तो तो ये आप अपने दिमाग में रखो, एक स्ट्रेटजी बनाओ अभी से, ठीक है। और इसके हिसाब से करना है। एट द एंड ऑफ जनवरी आपको आपके अंदर आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जितने भी टफ चैप्टर हैं वो उनके ढंग से रिवीजन हो चुके हो, है ना। 10 तो मैंने मिनिमम बोले। इफ यू आर गुड, आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी, तो 15 से 20 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपको लगेगा 2/3 तो पार्ट हो गया। मेरा टारगेट तो 80-90% सिलेबस ही करना था, फिर हो जाएगा। फिर फेब में बाकी सब इजी चैप्टर होंगे तो हो जाएगा काम। ये बेसिक करना है। अभी के लिए टारगेट यही है कि एक वीक में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, एक या एक से थोड़ा ज्यादा, है ना। ये एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, आइडियली 4 दिन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, 4 दिन में 4 सेशन। और लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू पुश अ लिटिल बिट तो 5 सेशन में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए रिवीजन। इसमें आपके 2 या 3 सेशन होने चाहिए कम से कम सॉल्विंग वाले, और 2 सेशन होने चाहिए पढ़ने वाले, इसमें हमने थ्योरी कम से कम इतनी तो कर रखी हो। एंड अकॉर्डिंग टू यू अपने हिसाब से मैनेज भी कर लो। ये टारगेट होना चाहिए, थोड़ा टारगेट बना के अपने आप को, है ना। और वीकली टारगेट बनाओ, लंबे टारगेट मत बनाओ। डू नॉट मेक कि यार मैं पूरे ये दिसंबर और जनवरी तक का मेरा टारगेट है, पता चला 4 दिन बीमार हो गए तो डिप्रेशन में चले गए, है ना। बिकॉज दिस कैन हैपन, है ना, राइट। तो 2-3 दिन अगर चले गए तो फिर डिप्रेशन में नहीं जाना है, वीकली टारगेट बनाना है। नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट ये है कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करनी है ना। मुझे लेट्स से फिजिक्स में आपने कुछ वर्क पावर एनर्जी कुछ कर लिया, लेट्स से जो भी है, और मैथ्स में मेरे को कैलकुलेट करना है कुछ भी, राइट। तो इस तरह से कुछ भी बना के टारगेट बना के उससे सॉल्व, ठीक है। आई थिंक ये काफी है, किसी को कोई डाउट। और हाँ, मैं क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक से मैं रहूंगा सेंटर पे, मैं बता दूंगा आपको, है ना, डाउट ग्रुप पे कि किसके सेंटर पे रहूंगा। जैसे मैं संडे को रहने वाला था, लेकिन संडे को पीटीएम आ गई तो मैं पीटीएम में बिजी रहूंगा। हालांकि मैं सेंटर पे रहूंगा, किसी को अगर डाउट पूछना है तो वो थोड़ा देर पहले आके भी पूछ सकते हैं, मतलब मुझे बता देना, देन ओनली आई विल गिव यू टाइम, ठीक है। तो संडे को तो ठीक सब कर सकते हैं, ठीक है। आपका पीटीएम नहीं, 11th वालों का संडे कल है, यस 11th वालों का पीटीएम आपका हो गया भाई, आपका पीटीएम। चलो फिर, है ना, खूब सारी सॉल्विंग करनी है, ये बात याद रखनी है। और डिप्रेशन नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं आना है कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना,
इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि यार थोड़ा थोड़ा पहले आएगा फिर मैं भाग लूंगा, है ना। ये लास्ट राउंड है, याद है मैंने आपको पहले बोला था, दिस इज द लास्ट राउंड, है ना। गन शॉट फायर हो चुका है, लास्ट राउंड वाला। लास्ट राउंड होता है तो वो बताते हैं ना कि भाई ये लास्ट राउंड है, राइट, घंटी से बजाते हैं अभी। तो ये लास्ट राउंड है, अब इसमें पूरी जान लगा दो, डजंट मैटर कौन आगे कौन पीछे, जान लगाना इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत है, आई विल ऑलवेज बी इन टच। ओके, कुछ प्रेजेंट करना है मतलब? हेलो सर, एक बार को-होस्ट बनाइए ना। क्या बनाइए? को-होस्ट। अच्छा ओहो, किसको बनाओ को होस्ट? सर मुझे। अच्छा, तुम्हें बनाओ, राइट, ओके। हेलो सर। हाँ सर एक मिनट, मुझे एक डाउट था हाँ। कि इनऑर्गेनिक का मतलब रिवीजन कर मतलब कैसे करना है, मतलब सॉल्विंग करके, एक बार थ्योरी पढ़ो, पार्ट पार्ट में पढ़ो। पहले स्टार्ट करो कि लेट्स से, आई विल से कि पहले स्टार्ट करो कि मैं पी ब्लॉक जैसे मुझे पढ़ना है, राइट, कैन गो विद द ग्रुप्स ओनली, ठीक है। मान लो ये 13 14 एक साथ दे रखे हैं, 13 14 पहले कर लिए, फिर 15 16, फिर 17 18, पहले इनकी थ्योरी पढ़ी, अच्छा 3 आवर्स में थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, जितनी थ्योरी पढ़ी उतने के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आपसे हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नहीं आए फिर से देखा, बुकलेट में देखा, राइट, एनसीईआरटी में देखा, नेट पे देखा, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट। फिर उसके बाद क्या किया, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि पहले क्या किया, जो सॉल्विंग है हमने आईआईटी से कर लिया, आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, उनसे कर ली पहले सॉल्विंग, है ना, 13 14 चैप्टर की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर और पढ़ के थोड़ा बुकलेट से कर ली, क्योंकि बुकलेट में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, इधर उधर के भी हैं, सो हमने वहां से कर लिया। तो इस तरह से सॉल्विंग करनी, जितनी ज्यादा सॉल्विंग करोगे उतना याद रहेगा, उतनी बार क्वेश्चन आपको देखे दिखाए अपनी आंखों से जाएंगे, याद रहेगा, ठीक है। यस। और कोई डाउट? तो ये इनऑर्गेनिक में याद यही रखना है, सॉल्व करना है जितना ज्यादा सॉल्व कर सको। इसके लिए बीके जायसवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो, बीके जायसवाल ले लो, उसको सॉल्व कर लो, लेकिन वही है, बहुत ज्यादा किसी को टाइम नहीं देना है, यू डोंट हैव दैट लिबर्टी। रिमेंबर 4 days, दैट्स इट, दैट्स योर टारगेट, 4 days में एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। अगर ये किया तो हमारे पास कितना टाइम है, 2 months, 2 months मतलब 60, मतलब 15 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हो जाएंगे, 15 टफ चैप्टर हो जाएंगे, तो फिर इजी इतने टफ नहीं लगेंगे, है ना। तो लगेगा यार 50% सिलेबस हो गया, बाकी 50% इजी है, आता है, हो जाएगा, मतलब वो दो दिनों में हो जाएगा, राइट। यस। ओके, दैट्स इट। तो हाँ भाई, क्या सरप्राइज देने वाले हो तुम लोग सर एक बार अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करिए। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो नया रिकॉर्डिंग बना लो, ओके, चलो 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड।